हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में संपूर्ण YouTube पर सबसे फास्ट वीडियो होगी, जिसमें क्विक रिवीजन करने वाले हैं। टॉप 125 क्वेश्चंस, पूरा बाल मनोविज्ञान का पूरा निचोड़। आपको पूरे 125 क्वेश्चंस के निचोड़ मिलेंगे, मतलब आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ बाल मनोविज्ञान के 125 क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जब कोई काम करने से अच्छा फल मिलता है तो हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उस काम से बुरा अनुभव होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे अगर बच्चा होमवर्क करने पर शाबाशी पाता है तो वह फिर से होमवर्क करेगा। यही है प्रभाव का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया परीक्षण सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया जिसमें बिल्ली को बंद किया और बाहर निकलने का तरीका ढूंढने दिया। बिल्ली ने कई बार कोशिश की और जब उसने सही तरीका ढूंढ लिया और बाहर निकल आई तो उसने अगली बार वही तरीका जल्दी अपनाया। इस प्रयोग से थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को विकसित किया है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिल्ली। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम सीखने क्रिया, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होती है। बच्चा या जानवर बार बार कोशिश करता है, कई बार गलतियां करता है, लेकिन अंत में सही तरीका खोज लेता है। जब सही तरीका मिल जाता है और उससे अच्छा परिणाम मिलता है तो वही तरीका दोहराया जाता है। इस तरह से सीखना होता है। इसे ही थॉर्नडाइक ने अधिगम की प्रक्रिया बताया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रमिक। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट का सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था। यह सिद्धांत बताया है कि अगर किसी काम के बाद अच्छा परिणाम मिलता है तो उस काम को दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का अर्थ है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का अर्थ है अभ्यास और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से सीख मजबूत होती है। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं उतना ही अच्छा हम उसे सीख जाते हैं। बार बार दोहराने से याददाश्त मजबूत होती है और काम करने की आदत बन जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास से सीखने में सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में पिंजरे को क्या कहा जाता है? थॉर्नडाइक के प्रयोग में पिंजरे को पजल बॉक्स कहा जाता है। यह एक ऐसा पिंजरा था जिसमें जानवर जैसे बिल्ली को बंद किया जाता था और उसे बाहर निकलने के लिए किसी लीवर या कुंडी को दबाना पड़ता था। इसी प्रयोग से थॉर्नडाइक ने सीखा कि जानवर कोशिश करके सही तरीका सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहेली पिंजरा यानी पजल बॉक्स। थॉर्नडाइक ने किस वर्ष एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिखी? थॉर्नडाइक ने 1903 में एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है, जिसमें इन्होंने अधिगम से जुड़े अपने सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1903। क्रिया परीक्षण अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित था? क्रिया परीक्षण अधिगम थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति या जानवर एक कार्य करता है और उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं तो वह उस काम को दोबारा करने की कोशिश करता है। अगर बुरा परिणाम मिलता है तो वह उस काम को छोड़ देता है। इस प्रक्रिया में त्रुटियों से सीखते हुए सही तरीका खोजा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रयास और त्रुटि। थॉर्नडाइक ने किस विषय के विकास में योगदान दिया? थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी और अधिगम लर्निंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट और अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जैसे सिद्धांतों ने यह समझने में मदद की कि लोग और जानवर कैसे सीखते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और अभ्यास से सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैक्षिक मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किसका परिणाम है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम प्रेरणा, मोटिवेशन और परिणाम रिजल्ट का परिणाम है।
उनके सिद्धांत प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जब किसी कार्य से अच्छा परिणाम मिलता है तो वह कार्य दोबारा किया जाता है और बुरा परिणाम होने पर वह कार्य छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिगम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयास और त्रुटि का। थॉर्नडाइक के किस नियम में कहा गया है कि सफल प्रयास दोहराए जाते हैं? थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट में कहा गया है कि सफल प्रयास दोहराए जाते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम सकारात्मक या संतोषजनक होता है तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रयास से अच्छा परिणाम मिलता है तो वह प्रयास भविष्य में भी किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम को किस प्रकार से मापा? थॉर्नडाइक ने अधिगम को क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से मापा। उनके प्रयोग में उन्होंने जानवरों जैसे बिल्ली का पजल बॉक्स में रखा और उन्हें बाहर निकलने के लिए किसी विशेष क्रिया जैसे लीवर दबाना को सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह मापने के लिए रिकॉर्ड किया कि जानवर कितनी बार गलत प्रयास करते हैं और आखिरकार सही तरीके कैसे ढूंढते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम की गति, लर्निंग कर्व को भी मापा, यानी समय के साथ जानवरों के प्रयासों की संख्या कम होती गई और वे जल्दी सही तरीका ढूंढने लगे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय और गलतियों से। प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट, क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने इस नियम के तहत यह बताया कि जब कोई कार्य सही तरीके से किया जाता है और उससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर कार्य से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उस कार्य को दोहराया नहीं जाता। इस सिद्धांत में सफल प्रयासों को दोहराने और गलत प्रयासों को छोड़ने की प्रक्रिया को समझाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिणाम पर। थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा नियम सबसे प्रभावशाली है? थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट सबसे प्रभावशाली है। यह नियम बताता है कि जब किसी कार्य से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर कार्य से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उस कार्य को छोड़ दिया जाता है। यह सिद्धांत अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे यह बताया गया है कि अच्छे परिणाम से सीखने का प्रक्रिया तेज होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाव। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किस प्रकार का होता है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जानवर कई बार गलतियां करते हैं और सही तरीके को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है सही तरीके तेजी से मिल जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इसे त्रुटियों से सीखने की प्रक्रिया के रूप में समझाया और यह बताया कि परिणामों के आधार पर हम अपने प्रयासों को सुधारते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोग आधारित। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या कहा गया है? लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति या जानवर किसी कार्य को करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह कार्य आसानी से और प्रभावी तरीके से किया जाता है। जब हम किसी कार्य के लिए तैयार होते हैं यानी हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक क्षमता उस कार्य को करने के लिए अनुकूल होती है तो हम उसे जल्दी और सही तरीके से कर पाते हैं। अगर हम तैयार नहीं होते तो हमें उस कार्य में कठिनाइयाँ होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम तत्परता पर निर्भर करता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्वपूर्ण उपयोग है। क्रिया परीक्षण और प्रभाव का नियम से यह समझा जा सकता है कि विद्यार्थी गलतियां करके सीखते हैं और सही तरीके को अपनाते हैं। अभ्यास के नियम से यह पता चलता है कि नियमित अभ्यास से छात्रों का ज्ञान बेहतर होता है। प्रभाव का नियम छात्रों को सकारात्मक परिणामों से प्रेरित करता है, जबकि रेडीनेस का नियम यह बताता है कि जब विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं तब वे बेहतर सीखते हैं। इन सिद्धांतों में शिक्षक छात्रों की सीख को प्रभावी बना सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास और पुनरावृत्ति कराना। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। थॉर्नडाइक का प्रयोग किसके अधिगम पर आधारित था? थॉर्नडाइक का प्रयोग जानवरों के अधिगम, लर्निंग ऑफ एनिमल्स पर आधारित था, खासकर बिल्लियों के अधिगम पर। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पजल बॉक्स प्रयोग में बिल्लियों को बंद किया और उन्हें बाहर निकलने के लिए एक विशेष क्रिया जैसे लीवर दबाना सीखने दिया। इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने यह सिद्धांत विकसित किया कि जानवर त्रुटियों से सीखते हैं और सही तरीके को अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशु अधिगम। लास्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयोगों ने किस सिद्धांत की नींव रखी? थॉर्नडाइक के प्रयोगों ने अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत की नींव रखी। उनके क्रिया परीक्षण, ट्रायल एंड एरर और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जानवर अनुभव और प्रतिक्रिया के आधार पर सही तरीका सीखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोगों ने यह साबित किया कि अच्छे परिणामों से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है और गलत प्रयासों से हम सीखते हैं कि क्या ना करना है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? वाइगोत्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि बच्चों का मानसिक विकास उनके समाज, संस्कृति और भाषा से जुड़ा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को बड़े लोगों या साथियों के साथ बातचीत से सीखने में मदद मिलती है। उनका यह भी कहना था कि बच्चों की सोच और समझ धीरे धीरे सामाजिक इंटरेक्शन के जरिए विकसित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने किसकी अवधारणा दी थी? वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी। इसके अनुसार बच्चों के लिए एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वे खुद से कार्य करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी मदद, स्कैफोल्डिंग मिलती है तो वे उन कार्यों को सीख सकते हैं। यह अवधारणा यह बताती है कि शिक्षा और सहायता के द्वारा बच्चों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD। ZPD का पूरा नाम क्या है? ZPD का पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ZPD किसके बीच का अंतर दर्शाता है? ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चों के वर्तमान विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है। यह वह अंतर है जिसे बच्चा अपने खुद की कोशिश से नहीं बल्कि एक सक्षम व्यक्ति जैसे शिक्षक, माता पिता या साथी की मदद से हासिल कर सकता है। ZPD दिखाता है कि बच्चा अपनी स्वतंत्रता से क्या कर सकता है और किस मदद से सीख सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र और सहारे से अधिगम। स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? स्कैफोल्डिंग शब्द वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। यह बच्चों को किसी कार्य को सीखने में मदद देने की प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें शिक्षकों या सहकर्मियों द्वारा समय समय पर सहायता प्रदान की जाती है। जैसे जैसे बच्चा उस कार्य में सक्षम होता है वैसे वैसे मदद कम की जाती है। जैसे एक निर्माण कार्य में सहायता संरचना का उपयोग किया जाता है और फिर इसे हटा लिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का मुख्य स्रोत क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम लर्निंग का मुख्य स्रोत सामाजिक इंटरेक्शन है। उनका मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति में अन्य लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और साथियों से संवाद और बातचीत के माध्यम से ही महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल सीखते हैं। यह सामाजिक संपर्क बच्चे के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक संपर्क। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य विचार और मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना और विकसित करना है। उन्होंने कहा है कि भाषा बच्चों की सोचने के तरीके को प्रभावित करती है और यह मानसिक विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करती है। पहले बच्चों का संवाद बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं भाषा उनका आंतरिक सोचने का एक तरीका बन जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोच और संज्ञान का विकास। वाइगोत्स्की किस प्रकार के विकास पर बल देते हैं?
वाइगोस्की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर बल देते हैं। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक और शैक्षिक विकास उनके समाज, संस्कृति और भाषा से गहरे रूप से जुड़ा होता है। वे मानते थे कि बच्चों का सोचने का तरीका और उनकी समझ सामाजिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती है। इसलिए सामाजिक विकास बच्चों के मानसिक विकास का मुख्य आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक। वाइगोस्की ने किसको अधिगम का माध्यम माना है? वाइगोस्की ने सामाजिक इंटरेक्शन को अधिगम का प्रमुख माध्यम माना। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक और शैक्षिक विकास उनके समाज, संस्कृति और अन्य लोगों के साथ संवाद से होता है। वे मानते थे कि बच्चों का अधिगम बड़े लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से होता है, जो उनके मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाषा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास सामाजिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से होता है। उनका मानना था कि बच्चों का मानसिक विकास समाज, संस्कृति और भाषा से प्रभावित होता है। वे इसे सामाजिक विकास सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसमें बच्चों का विकास उनके आसपास के वातावरण और उनके साथियों के साथ संवाद से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक सहभागिता से। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन करने वाले और सहायक की होती है। शिक्षक को बच्चों को सामाजिक इंटरेक्शन के अवसर प्रदान करने चाहिए और बच्चों को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर सीखने के लिए मदद करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों की क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए और समय के साथ उस सहायता को कम करते जाना चाहिए ताकि बच्चा स्वावलंबी हो सके। उनका उद्देश्य बच्चों को सीखने में सक्षम बनाना और उनके विकास को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहायक और मार्गदर्शक। वाइगोस्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। वाइगोस्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाएं सामाजिक इंटरेक्शन और भाषा के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। उनका मानना था कि बच्चे पहले बाहरी सामाजिक स्तर पर जैसे दूसरों के साथ बातचीत करते हुए उच्च मानसिक क्रियाएं जैसे सोच, याद रखना, समस्या सुलझाना विकसित करते हैं। समय के साथ यह बाहरी संवाद आंतरिक रूप से बदल जाता है और बच्चे को अपने विचारों और मानसिक क्रियाओं को स्वयं नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक परिवेश में। ZPD में बच्चा किसके सहयोग से सीखता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा किसी सक्षम व्यक्ति के सहयोग से सीखता है। यह सक्षम व्यक्ति शिक्षक, माता पिता, साथी या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो बच्चों की सहायता करके उसे उन कार्यों को करने में मदद करता है जिन्हें वह अकेले नहीं कर सकता। इस सहयोग के माध्यम से बच्चा अपनी क्षमताओं का विस्तार करता है और नए कौशल सीखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक सक्षम व्यक्ति के सहयोग से। सांस्कृतिक उपकरण किसके द्वारा प्रस्तावित अवधारणा है? सांस्कृतिक उपकरण की अवधारणा वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उनके अनुसार सांस्कृतिक उपकरण वे उपकरण होते हैं जैसे भाषा, संख्या और अन्य सांस्कृतिक प्रतीक जो समाज द्वारा बच्चों को मानसिक विकास और सोचने की क्षमता सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होते हैं क्योंकि वे बच्चों को अपने सोचने और समझने के तरीके को विकसित करने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाइगोस्की। वाइगोस्की किस प्रकार के दृष्टिकोण के समर्थक थे? वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक विकास समाज, सांस्कृतिक और सामाजिक इंटरेक्शन के प्रभाव से होता है। वे मानते थे कि बच्चे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत कुछ सीखते हैं और ये तत्व उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध क्या है? वाइगोस्की के अनुसार अधिगम और विकास एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि बच्चों का अधिगम उनके मानसिक विकास को गति प्रदान करता है और इसी तरह विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चों के लिए किसी नई जानकारी को सीखने के दौरान वे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रहते हुए मदद और मार्गदर्शन के माध्यम से नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं।
इस प्रक्रिया से उनका मानसिक विकास होता है, जो आगे जाकर उनके स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता को मजबूत करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम विकास को प्रभावित करता है। वाइगोत्स्की किस चीज़ को सोचने की प्रक्रिया से जोड़ता है? वाइगोत्स्की भाषा को सोचने की प्रक्रिया से जोड़ता है। उनका मानना था कि भाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह बच्चों को सोचने और मानसिक प्रक्रियाओं को आकार देती है। बच्चों को सोचने का तरीका सामाजिक इंटरेक्शन और भाषा के माध्यम से विकसित होता है। पहले बच्चे बाहरी संवाद के रूप में सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह भाषा आंतरिक सोच के लिए प्रक्रिया बदल जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा। वाइगोत्स्की ने किस प्रकार के संवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना? वाइगोत्स्की ने सामाजिक संवाद को सबसे महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार बच्चों का मानसिक विकास और अधिगम सामाजिक बातचीत के जरिए होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर संवाद। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे का विकास उसके सामाजिक परिवेश और बातचीत पर निर्भर करता है। वह मानते थे कि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर। भाषा और संवाद सीखने का मुख्य माध्यम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक। लास्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का जन्म किस देश में हुआ था? वाइगोत्स्की का जन्म रूस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। स्किनर के मनोवैज्ञानिक संसार की एक मजेदार यात्रा। पहला क्वेश्चन, स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? स्किनर ने व्यवहारवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार बाहरी पर्यावरण और पर्यावरणीय घटनाओं के प्रभाव से नियंत्रित होता है और यह सीधे तौर पर अवलोकन योग्य होता है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों के आधार पर व्यवहार को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रियात्मक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित थे? स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित थे। वे मानते थे कि मनोविज्ञान को केवल अवलोकन योग्य और मापने योग्य व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मानसिक अवस्थाओं या आंतरिक विचारों की तुलना में बाहरी प्रतिक्रियाओं और पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। उनके दृष्टिकोण में मनुष्य का व्यवहार पर्यावरण परिस्थितियों कंडीशनिंग सीखने की प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस पर किया गया था? स्किनर बॉक्स में चूहों और कबूतरों का उपयोग किया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग चूहों और पंछियों पर किया गया था, जिसमें उन्हें एक बटन दबाकर पुरस्कार जैसे खाना प्राप्त होता था। इस प्रयोग से उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत को प्रमाणित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चूहा और कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुबंधन में मुख्य तत्व क्या है? क्रियात्मक अनुबंधन के मुख्य तत्व हैं प्रेरणा, सजा। प्रेरणा सकारात्मक इनाम या नकारात्मक अवांछनीय स्थिति को हटाना। सजा में सकारात्मक सजा देना या नकारात्मक इनाम छीनना। जैसे उदाहरण, जटिल व्यवहार को छोटे कदमों में सिखाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रबलन। स्किनर के अनुसार अधिगम की कुंजी क्या है? स्किनर के अनुसार अधिगम की कुंजी प्रेरणा है। वे मानते थे कि किसी भी व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक या नकारात्मक प्रेरणा का उपयोग किया जाना चाहिए। जब किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार या सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वह व्यवहार पुनः न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिक्रिया और प्रबलन। सकारात्मक प्रबलन का उदाहरण है। सकारात्मक प्रबलन का उदाहरण है जब एक छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, अच्छे नंबर लाता है और उसे पुरस्कार जैसे मिठाई या प्रशंसा, शाबाशी मिलती है तो यह उसे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार पुरस्कार देने से छात्र का व्यवहार अच्छे अंक प्राप्त करना प्रबलित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनाम देना।
नकारात्मक प्रबलन का अर्थ है। नकारात्मक प्रबलन का अर्थ है जब किसी नकारात्मक स्थिति या स्टिमुलस को हटाया जाता है ताकि किसी विशिष्ट व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को कक्षा में शांत रहने पर डांट से बचाने का मौका मिलता है तो वह अगली बार शांत रहने की कोशिश करेगा। यहाँ डांट को हटाना नकारात्मक व्यवहार को प्रबलित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिकूल उत्तेजना हटाना। क्रियात्मक अनुबंधन में व्यवहार कैसे सीखा जाता है? क्रियात्मक अनुबंधन में व्यवहार और सजा से सीखा जाता है। प्रेरणा से व्यवहार बढ़ता है जबकि सजा से व्यवहार घटता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रबलन और दंड द्वारा। दंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड का मुख्य उद्देश्य किसी अवांछनीय यानी नकारात्मक व्यवहार को कम करना या समाप्त करना होता है। यह नकारात्मक परिणामों के माध्यम से व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहार को समाप्त करना। स्किनर के अनुसार अधिगम किसका परिणाम है? स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार का परिणाम है जो प्रेरणा या सजा के माध्यम से होता है। जब कोई व्यवहार सकारात्मक परिणाम, पुरस्कार या नकारात्मक परिणाम, सजा से जुड़ा होता है तो वह व्यवहार सीखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहार में परिवर्तन। स्किनर के अनुसार सुदृढ़ीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम दिया जाता है जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। यह दो प्रकार का होता है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जब किसी व्यवहार के बाद इनाम या पुरस्कार दिया जाता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण जब किसी नकारात्मक स्थिति को हटाया जाता है ताकि व्यवहार को बढ़ावा मिले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर को मजबूत करना। शिक्षा में स्किनर के सिद्धांत का मुख्य उपयोग किस रूप में होता है? शिक्षा में स्किनर के सिद्धांत का मुख्य उपयोग व्यवहारिक शिक्षा, बिहेवियर एजुकेशन और ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार और सुदृढ़ करना और नकारात्मक व्यवहार को कम करना होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक सकारात्मक प्रेरणा, पुरस्कार और नकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक स्थिति को हटाना उपयोग करके छात्रों के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहार प्रबंधन। बीएफ स्किनर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बीएफ स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 और वर्ल्डन टू 1948 नामक पुस्तक लिखी थी। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में इन्होंने व्यवहारवाद और ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांतों का विस्तार से प्रस्तुत किया, जबकि वर्ल्डन टू एक उपन्यास था जिसमें समाज और मानव व्यवहार पर उनके सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर के अनुसार अधिगम का निर्धारण किस पर होता है? स्किनर के अनुसार अधिगम का निर्धारण परिणामों पर होता है, यानी किसी व्यवहार के बाद मिलने वाले पुरस्कार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या सजा या नकारात्मक। जब एक व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वह व्यवहार सीखा जाता है और पुनः होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वातावरण और प्रबलन पर। स्किनर के प्रयोगों से किस अधिगम तकनीक का विकास हुआ? स्किनर के प्रयोगों से ऑपरेंट कंडीशनिंग अधिगम तकनीक का विकास हुआ। इस तकनीक में किसी व्यवहार को पुरस्कार सकारात्मक या सजा नकारात्मक के माध्यम से सिखाया जाता है, जिससे व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यक्रमबद्ध अधिगम। स्किनर को कौन सा प्रयोग व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है? स्किनर का स्किनर बॉक्स प्रयोग व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। इस प्रयोग में चूहों या पंछियों को एक बॉक्स में रखा जाता था जिसमें वे एक बटन दबाकर भोजन प्राप्त कर सकते थे। वह प्रयोग ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए था, जिसमें व्यवहार को पुरस्कार खाना के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्किनर बॉक्स। स्किनर के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्किनर के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी तरीका सुदृढ़ीकरण है।
यह प्रक्रिया किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम, इनाम या नकारात्मक परिणाम, अवांछनीय स्थिति को हटाना द्वारा उस व्यवहार को सुदृढ़ करने पर आधारित है। जब किसी व्यवहार को पुरस्कार मिलता है तो वह व्यवहार फिर से होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उचित प्रतिक्रिया और तुरंत प्रबलन। स्किनर के अनुसार शिक्षा में किस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए? स्किनर के अनुसार शिक्षा में सकारात्मक और अनुशासित व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। उनका मानना था कि छात्रों को सकारात्मक प्रेरणा जैसे पुरस्कार या प्रशंसा द्वारा अच्छे व्यवहार की ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से छात्रों के सकारात्मक और उत्पादक व्यवहारों को सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वांछनीय। स्किनर किस तकनीक के पक्षधर थे? स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग तकनीक के पक्षधर थे। उन्होंने यह माना कि व्यवहार को सुदृढ़ीकरण, प्रेरणा और सजा के माध्यम से नियंत्रित और सिखाया जा सकता है। इसके तहत किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम दिए जाते हैं, जिससे यह व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यक्रमबद्ध अधिगम। लास्ट क्वेश्चन, स्किनर का योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? स्किनर का योगदान मुख्य रूप से मनोविज्ञान के क्षेत्र में था, विशेष रूप से व्यवहारवाद और ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत में। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे व्यवहार सुदृढ़ीकरण और सजा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता था, और उन्होंने इसे शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में लागू किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहारिक मनोविज्ञान। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर परंपरागत स्तर, इसमें बच्चे अच्छा बुरा, काम, सजा या इनाम के आधार पर समझते हैं। दूसरा है परंपरागत स्तर, इसमें बच्चे समाज के नियमों और दूसरे की राय को सही मानते हैं। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें बच्चे बड़े होकर व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही गलत तय करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। ये 6 अवस्थाएं 3 स्तरों पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत में बांटी गई है। हर स्तर में 2 अवस्थाएं होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व परंपरागत स्तर की पहली अवस्था है। पूर्व परंपरागत स्तर की पहली अवस्था है आज्ञा पालन और दंड की अवस्था। इसमें बच्चा यह सोचता है कि जो काम करने से सजा मिलती है वह गलत है। वह सिर्फ सजा से बचने के लिए अच्छा व्यवहार करता है, न कि समझदारी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सजा और आज्ञाकारिता। मैं यह कहूँगा क्योंकि इससे मुझे लाभ होगा, यह किस अवस्था को दर्शाता है? मैं यह कहूँगा क्योंकि इससे मुझे लाभ होगा, यह पूर्व परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था को दर्शाता है, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत लाभ की अवस्था। इसमें बच्चा ऐसा काम करता है जिससे उसे इनाम या फ़ायदा मिले। उसकी सोच होती है तू मेरा काम कर, मैं तेरा करूँगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारस्परिक हित। अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवधारणा किस स्तर में आती है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवधारणा आती है परंपरागत स्तर की तीसरी अवस्था में, जिसे कहते हैं सामाजिक अनुमोदन की अवस्था। इसमें बच्चा वह काम करता है जिससे लोग उसे अच्छा, सभ्य और प्यारा समझें। वह दूसरों की सराहना पाने के लिए, दूसरों की शाबाशी पाने के लिए सही काम करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परंपरागत। कानून और व्यवस्था की अवस्था किस स्तर में आती है? कानून और व्यवस्था की अवस्था आती है परंपरागत स्तर की चौथी अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा या व्यक्ति मानता है कि नियम और कानून का पालन करना जरूरी है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परंपरागत। कोहल वर्ग का सिद्धांत आधारित है। कोहल वर्ग का सिद्धांत आधारित है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर। कोहल वर्ग ने पियाजे की सोच को आगे बढ़ाया
और बताया कि जैसे बच्चे की सोच उम्र के साथ बदलती है, वैसे ही नैतिकता को समझने का तरीका भी बदलता है। पियाजे ने बताया कि सोचने का तरीका कैसे बदलता है। कोहलबर्ग ने बताया कि नैतिकता की समझ कैसे बदलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास पर। नैतिक निर्णय न्याय पर आधारित होना चाहिए, यह विचार किसका है? नैतिक निर्णय न्याय पर आधारित होना चाहिए, यह विचार लॉरेंस कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग का मानना था कि सही और गलत का फैसला करते समय न्याय, समानता और तर्क का ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल डर, इनाम या सामाजिक राय का। नैतिक निर्णय लेने पर आधारित होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमें सही या गलत का फैसला करते वक्त समानता और समानता को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी पसंद या किसी का पक्ष लेना। उदाहरण, अगर 2 बच्चों को कैंडी दी जाती है तो दोनों को समान अवसर देना ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोहलबर्ग। उत्तर परंपरागत स्तर की पहली अवस्था है। उत्तर परंपरागत स्तर की पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि कानून जरूरी है, लेकिन कभी कभी उन कानूनों को बदलने की ज़रूरत होती है अगर वे समाज की भलाई के खिलाफ हों। व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है और सोचता है कि क्या सही है और क्या नहीं, समाज के लाभ को ध्यान में रखते हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंधन। सर्वोच्च नैतिक स्तर कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवस्था। यह उत्तर परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों को आंतरिक भावना के आधार पर निर्णय लेता है, न कि कानून या समाज के नियमों पर। यह व्यक्ति के लिए सत्य, न्याय और मानवाधिकार जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में नैतिक दुविधा का क्या महत्व है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास में नैतिक दुविधा का महत्व यह है कि यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच निर्णय लेने की चुनौती देती है। जब किसी को 2 विपरीत विकल्पों का सामना होता है तो वह अपनी नैतिक सोच को समझता और विकसित करता है। यह प्रक्रिया उसके नैतिक सिद्धांतों को मजबूत करती है, जिससे नैतिक निर्णय लेने के सक्षम होता है। इन दुविधाओं से ही व्यक्ति को कोहलबर्ग के विभिन्न स्तरों में विकास होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक स्तर का आकलन। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवधारणा किस पर आधारित है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवधारणा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित की। कोहलबर्ग ने पियाजे की सोच को आगे बढ़ाया और बताया कि बच्चों को सोचने का तरीका उम्र के साथ बदलता है, वैसे ही उनकी नैतिकता को समझने की क्षमता भी बदलती है। पियाजे ने विकास की प्रक्रिया पर ध्यान दिया और कोहलबर्ग ने उसे नैतिक निर्णय लेने की संदर्भ में लागू किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पियाजे के सिद्धांत पर। निम्न में से कौन कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करता है? यह पश्चिमी संस्कृति पर केंद्रित है। लियोनार्ड बी ग्रीनफील्ड ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है कि यह पश्चिमी संस्कृति पर केंद्रित है। ग्रीनफील्ड का मानना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत सिर्फ पश्चिमी समाज के मानकों और मूल्यों पर आधारित है और यह अन्य संस्कृतियों के नैतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिलिगन। नैतिक विकास का परंपरागत स्तर मुख्यतः किस पर आधारित है? नैतिक विकास का परंपरागत स्तर मुख्यतः समाज के नियमों, मानकों और स्वीकृत मूल्यों पर आधारित होता है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज के कानून और नैतिक अपेक्षाओं को सही मानता है। वह समाज में स्वीकृत व्यवहार और परंपराओं का पालन करता है ताकि उसे दूसरों द्वारा अच्छा समझा जाए और समाज में व्यवस्था बनी रहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाज की अपेक्षाएं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की सर्वोच्च अवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों और आंतरिक विश्वासों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति समानता, न्याय और मानवाधिकार जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का महत्व देता है। अपने निर्णयों में समाज के नियमों या कानूनों से ऊपर अपने नैतिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं के सिद्धांतों पर चलता है। कोहलबर्ग के अनुसार अधिकार और कर्तव्य के सिद्धांत किस अवस्था में आता है?
उत्तर परंपरागत स्तर की पहली अवस्था में, जिसे सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह मानता है कि कानून और नियम समाज की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत अधिकार और न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और अगर कोई कानून दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे बदलने की ज़रूरत हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ। कोहल वर्ग के सिद्धांत में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को किस स्तर पर सर्वोच्च माना जाता है? कोहल वर्ग के सिद्धांतों में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को उत्तर परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था में सर्वोच्च माना गया है, जिसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय लेता है और इन मूल्यों को सर्वोच्च मानता है, चाहे वह कानूनों या समाज के नियमों से अलग क्यों न हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर परंपरागत। नैतिक विकास के दौरान नियमों को तोड़ा भी जा सकता है, यह विचार किस अवस्था में आता है? नैतिक विकास के दौरान नियमों को तोड़ा भी जा सकता है, यह विचार कोहल वर्ग के उत्तर परंपरागत स्तर की पहली अवस्था है, जिसे सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर कानून न्याय या व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ हो तो उसे बदलने या तोड़ने की ज़रूरत हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक अनुबंधन। कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस प्रकार का होता है? कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रकार का होता है। कोहल वर्ग का सिद्धांत यह बताता है कि नैतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास सोचने के तरीके और समझने की क्षमता के आधार पर होता है, जो समय के साथ साथ बदलते हैं। इस सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति नैतिकता को समझने में बड़े होते हुए विभिन्न स्तरों और अवस्थाओं से गुजरता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणात्मक। कोहल वर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? कोहल वर्ग के सिद्धांत मुख्य रूप से पश्चिमी समाज के नियमों और विचारों पर आधारित है और यह अन्य संस्कृतियों या महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को सही ढंग से समझ नहीं पाता। कैरन होर्नी और कैरोली ग्लीगन जैसी आलोचक ने यह भी कहा है कि महिलाओं की नैतिक सोच से संबंधों और देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है, जबकि कोहल वर्ग का मॉडल न्याय और समानता को प्रमुख मानता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में जिसने अधिगम की दुनिया में क्रांति ला दी, इवान पावलोव ने। उनका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आज भी बल विकास और शिक्षा शास्त्र की रीढ़ माना जाता है और पावलोव के सिद्धांत को गहराई से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, पावलोव का प्रयोग किस पर किया गया था? पावलोव का प्रयोग एक कुत्ते पर किया गया था। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे कोई जानवर एक नई चीज से भी प्रतिक्रिया देना सीख सकता है। जब भी कुत्ते को खाना दिया जाता तो उसकी लार गिरती थी। फिर पावलोव ने खाना देने से पहले घंटी बजाई। कुछ समय बाद बिना खाना दिए सिर्फ घंटी बजाने पर भी कुत्ते की लार गिरने लगी। इसे सशस्त्र अनुक्रिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुत्ता। पावलोव किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कोई जीव जैसे कुत्ता कैसे एक नई परिस्थिति से प्रतिक्रिया देना सीख सकता है, जैसे कि घंटी की आवाज़ सुनकर लार गिराना, जो पहले सिर्फ भोजन देकर होती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव के प्रयोग में घंटी किस प्रकार की उद्दीपक थी? पावलोव के प्रयोग में घंटी एक सशस्त्र उद्दीपक थी। शुरुआत में घंटी का कोई असर नहीं था, लेकिन जब उसे बार बार भोजन के साथ जोड़ा गया तो बाद में सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्ते की लार गिरने लगी। इस तरह घंटी एक सशस्त्र उद्दीपक बन गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निष्प्रभावी उद्दीपक। शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम किस पर आधारित होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम मतलब सीखना, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के रिश्ते पर आधारित होता है। अगर किसी काम के बाद कुछ होता है, जैसे घंटी बजने के बाद खाना मिले, तो बार बार ऐसे होने से दिमाग सीख जाता है कि घंटी के बाद खाना मिलेगा। फिर सिर्फ घंटी से ही शरीर में प्रतिक्रिया जैसे लार आना होने लगती है, जैसे दिमाग किसी चीज से जुड़ी आदत बना लेता है। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध। शास्त्रीय अनुबंधन में कौन सा व्यवहार शामिल होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में स्वतः स्वाभाविक व्यवहार शामिल होता है, यानी जो व्यवहार बिना सोचे अपने आप होते हैं, जैसे कुत्ते का भोजन देखकर लार टपकना, तेज आवाज सुनकर डर जाना या प्याज काटते ही आंखों से आंसू आना। ये सब अप्रेरित और स्वतः प्रतिक्रिया वाले व्यवहार होते हैं जो अनुबंधिक उद्दीपक से जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनैच्छिक। शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन एक अप्रशिक्षित उद्दीपक होता है, क्योंकि भोजन स्वाभाविक रूप से बिना किसी अभ्यास के लार टपकने जैसी प्रतिक्रिया लाता है। यह प्रतिक्रिया भी अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे भोजन, लार गिरना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वाभाविक उद्दीपक। पावलोव के प्रयोग में लार आना क्या है? पावलोव के प्रयोग में लार आना कुत्ते की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब कुत्ता खाना देखता है तो वह बिना कुछ सीखे खुद ब खुद लार छोड़ता है। यह एक प्राकृतिक और बिना किसी अभ्यास के होने वाली प्रतिक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिक्रिया। शास्त्रीय अनुबंधन में किस प्रकार का अधिगम होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम आसान शब्दों में स्वाभाविक रूप से सीखना होता है। इसमें आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कुत्ता भोजन देखकर लार छोड़ता है। जब वह घंटी को भोजन से जोड़ता है तो घंटी बजते ही उसे लार आने लगती है, बिना कोई नया प्रयास किए। यह सीखना अपने आप होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उद्दीपक प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना। घंटी बजाने पर कुत्ते का लार छोड़ना किस अवस्था को दर्शाता है? घंटी बजाने पर कुत्ते का लार छोड़ना शास्त्रीय अनुबंधन में सशर्त प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह प्रतिक्रिया तब होती है जब कुत्ता घंटी और भोजन को जोड़कर घंटी सुनते ही लार छोड़ने लगता है। पहले घंटी का कुत्ते पर कोई असर नहीं था, लेकिन अभ्यास से वह घंटी को भोजन से जुड़ा हुआ समझने लगा और घंटी बजने पर लार छोड़ने लगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्रबद्ध प्रतिक्रिया। जब सत्रबद्ध उद्दीपक बार बार दिए जाए और बिना स्वाभाविक उद्दीपक के दिया जाए तो क्या होता है? जब सत्रबद्ध उद्दीपक बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के बिना दिया जाता है तो धीरे धीरे सत्रबद्ध प्रतिक्रिया कमजोर होती जाती है और अंत में मिट जाती है। इस प्रक्रिया को नष्टकरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कुत्ते को घंटी बजाने के बाद खाना नहीं दिया जाए तो कुछ समय बाद कुत्ता घंटी सुनने पर लार छोड़ना बंद कर देगा। यह नष्टकरण का एक उदाहरण है जहां कुत्ता पहले सीखी हुई प्रतिक्रिया को खो देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विलोपन। पावलोव ने किस देश में कार्य किया? पावलोव ने रूस में काम किया। वह रूस के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुत्तों पर प्रयोग करके यह बताया कि हम कैसे एक नई प्रतिक्रिया सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम समझ सके कैसे एक चीज जैसे घंटी को दूसरी चीज जैसे भोजन से जोड़कर किसी नई प्रतिक्रिया जैसे लार आना को सीख सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम बिना कुछ खास प्रयास किए चीजों को आपस में जोड़कर नई आदतें बना सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने के लिए अनैच्छिक व्यवहार को नियंत्रित करना। पावलोव के अनुसार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध कैसे होता है? पावलोव के अनुसार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बहुत सीधा होता है। जब किसी चीज जैसे भोजन से शरीर में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जैसे लार आना होती है तो उसे उद्दीपक और प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव ने यह दिखाया कि अगर हम किसी और चीज जैसे घंटी को बार बार उस भोजन से जोड़ते हैं तो बाद में सिर्फ घंटी बजाने पर भी कुत्ता लार छोड़ने लगता है। यह एक स्वाभाविक जुड़ाव बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीखने पर आधारित। पावलोव के अनुसार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध कैसा होता है? पावलोव के अनुसार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बहुत सीधा होता है। जब किसी चीज जैसे भोजन से शरीर में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जैसे लार आना होती है तो उसे उद्दीपक और प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव ने यह दिखाया कि अगर हम किसी और चीज जैसे घंटी को बार बार उस भोजन से जोड़ते हैं तो बाद में सिर्फ घंटी बजाने पर भी कुत्ता लार छोड़ने लगता है। यह एक स्वाभाविक जुड़ाव बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीखने पर आधारित।
पावलोव के प्रयोग में सत्रबद्ध उद्दीपक क्या बन गया? पावलोव के प्रयोग में सत्रबद्ध उद्दीपक घंटी बन गई। शुरुआत में घंटी का कुत्ते पर कोई असर नहीं था, लेकिन जब घंटी को भोजन के साथ बार बार जोड़ा गया तो कुत्ता घंटी सुनकर ही लार छोड़ने लगा। इस प्रकार घंटी सत्रबद्ध उद्दीपक बन गई, जो पहले तटस्थ थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घंटी। सत्रबद्ध उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को क्या कहते हैं? सत्रबद्ध उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को सत्रबद्ध अनुबंधन कहा जाता है। यह तब होता है जब हम किसी नई चीज जैसे घंटी को बार बार किसी दूसरी चीज जैसे भोजन से जोड़ते हैं और बाद में सिर्फ घंटी से ही वही प्रतिक्रिया जैसे लार आना होने लगती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन की खोज किस सदी में हुई थी? शास्त्रीय अनुबंधन की खोज 19वीं सदी में हुई थी। यह खोज इवान पावलोव ने की थी, जो एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1900 के आसपास कुत्तों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का पता लगाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं सदी। लार आना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? लार आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब कुत्ता भोजन देखता है तो वह बिना कुछ सीखे अपने आप लार छोड़ता है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक और स्वचालित होती है, जिसे किसी विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वतः स्फूर्त। पावलोव ने अधिगम को किस रूप में देखा? पावलोव ने अधिगम को एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया के रूप में देखा, जिसमें एक तटस्थ उद्दीपक जैसे घंटी और एक स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन के बीच संबंध विकसित होता है। उनके अनुसार अधिगम तब होता है जब एक तटस्थ उद्दीपक बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है और बाद में तटस्थ उद्दीपक भी उसी प्रतिक्रिया जैसे लार आना को उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार पावलोव ने इसे एक प्रकार के सीख गए व्यवहार के रूप में देखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहार परिवर्तन। शास्त्रीय अनुबंधन किस पर आधारित नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन सक्रिय प्रयास पर आधारित नहीं है। यह सिर्फ स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं जैसे लार आना और सहज जुड़ाव जैसे घंटी और भोजन को जोड़ना पर आधारित होता है। इसमें किसी सक्रिय प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह अपने आप सीखने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरणा। शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित अधिगम का प्रकार क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित अधिगम का प्रकार सीखा हुआ अधिगम है। इसमें हम किसी नई चीज जैसे घंटी को बार बार किसी दूसरी चीज जैसे भोजन से जोड़ते हैं और बाद में सिर्फ घंटी से भी वही प्रतिक्रिया जैसे लार आना होने लगती है। यह प्रक्रिया बिना कोई विशेष प्रयास किए अपने आप सीख जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि बच्चे विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अपनी सोचने और समझने की क्षमता का विकास करते हैं। आइए उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में काम किया। उनका मानना था कि बच्चे अपनी सोच और ज्ञान को स्वयं विकसित करते हैं और वे सीखने के दौरान अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का जन्म किस वर्ष में हुआ था? जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1996 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। वे 10वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विकासवादी मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1896। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और वहीं उन्होंने अपने अधिकतर शोध कार्य किए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे ने अपने अध्ययन का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित किया? जीन पियाजे ने बच्चों को संज्ञानात्मक अर्थात सोचने समझने की क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने कितने संज्ञानात्मक विकास चरणों का वर्णन किया? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। पहला है संवेदी गतिक 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष या उससे अधिक। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी,
चार चरण में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी गतिक। संवेदी गतिक को सेंसरी मोटर भी कहते हैं। संवेदी गतिक चरण कितनी उम्र तक रहता है? इस चरण में बच्चे अपने परिवेश को इंद्रियों जैसे देखना, छूना, सुनना और गति जैसे पकड़ना, रेंगना के माध्यम से समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष में। संवेदी गतिक चरण में बच्चा मुख्य रूप से किस प्रकार से सीखता है? संवेदी गतिक में बच्चे इस चरण में अपने अनुभव को छूने, देखने और महसूस करने के द्वारा सीखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाथों और इंद्रियों के उपयोग से। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चा क्या विकसित करता है? इस चरण में बच्चे कल्पना और प्रतीकात्मक सोच को विकसित करते हैं। जैसे बच्चे खिलौनों को असली चीज समझकर उनके साथ खेलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक सोच। ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस क्षमता को विकसित करते हैं? इस चरण में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं और भौतिक वस्तुओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तर्क संगत और ठोस सोच। औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशेषता क्या है? बच्चे इस चरण में परिकल्पनाओं और अमूर्त ऑब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे गणितीय तर्क और विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमूर्त और तार्किक चिंतन का विकास। स्कीमा क्या है? स्कीमा वह मानसिक ढांचा है जिससे हम नई जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानसिक संरचनाएं जो जानकारी को संगठित करती है। समायोजन का अर्थ क्या है? जब बच्चे को कोई नई जानकारी मिलती है और उसके पुराने ज्ञान में मेल नहीं खाती, तो वह नया स्कीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूरी तरह से नया स्कीमा बनाना। जब बच्चा नई जानकारी को पुराने ज्ञान में समाहित कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया तब होती है जब बच्चा नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट कर लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मसात। संतुलन का क्या अर्थ है? संतुलन का अर्थ जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाता है तो इसे संतुलन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन। पियाजे के सिद्धांत को किसने चुनौती दी? पियाजे के सिद्धांत को वाइगोस्की का मानना था कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेव वाइगोस्की। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा को समर्थन देता है? पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा को समर्थन देता है? पियाजे ने बच्चों को प्रयोग करने और स्वयं सीखने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खोज आधारित शिक्षा। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को कैसे अर्जित करते हैं? पियाजे का मानना था कि बच्चे खुद प्रयोग करके और नई चीजों को आजमा कर सीखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं खोज करके। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पद्धति पर आधारित था? पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से उन्होंने छोटे बच्चे को ध्यानपूर्वक देखा और उनके व्यवहार को नोट किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल अवलोकन। वस्तु स्थायित्व किस चरण में विकसित होता है? बच्चे यह समझने लगते हैं कि कोई वस्तु भले ही छिप जाए, वह गायब नहीं हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेदी गतिक। परीक्षण किस चरण में विकसित होता है? बच्चे यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं की मात्रा उनके आकार बदलने से प्रभावित नहीं होती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठोस संक्रियात्मक। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में मुख्य उपयोग क्या है? बच्चों को व्यवहारिक रूप से सीखने के अवसर देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को व्यवहारिक रूप से सीखने का अवसर देना। प्रतीकात्मक खेल कब शुरू होता है? प्रतीकात्मक खेल 2 से 7 वर्ष में शुरू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष। परिकल्पना आधारित सोच किस चरण में विकसित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुशासन। जीन पियाजे की मृत्यु कब हुई थी? जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1886 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
1980 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।